Good morning students. In last lecture we have read about the reflection and its type, mirror and its types and image formation by spherical mirror. That means both concave mirror and convex mirror. कॉन्केव मिरर में हमने 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन देख ली है और कॉन्वेक्स में ये इमेज फॉर्मेशन सिर्फ 2 टाइप के होते हैं जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ये देखा था कि जो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। यानी वर्चुअल इमेज यानी हमें रियल में इमेज नहीं मिलती, ठीक है, और रियल में इमेज सिर्फ कैसे मिलती है हमें कॉन्केव मिरर में। सिर्फ कॉन्केव मिरर के लास्ट केस में 6th पोजीशन ऐसी होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है और वहां पर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। अदरवाइज बाकी 5 में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर की मैग्निफिकेशन पावर के बारे में देखिए। तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज को जूमिंग कैपेसिटी। अगर किसी भी मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो हमने देखा कॉन्केव मिरर उसका डिफरेंट इमेजेस बनाता है ना। कल हमने जो केसेस देखे थे उसमें देखा था कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करती जाती है इमेज इस तरफ पीछे की साइड बढ़ती जाती है और उसकी साइज में वेरिएशन आता रहता है। तो किसी भी मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है तो उसकी इमेज किस तरीके से बड़ी होगी या छोटी होगी, वो फैक्टर कहलाता है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द मिरर। यानी कि किसी भी मिरर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, यानी इमेज की जो हाइट मिलेगी डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशो होता है, इसे आप एच रेशो का एच से भी डिनोट कर सकते हो, वो रेशो कहलाता है हमारा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द मिरर, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था। लिसन, अगर आपके पास इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है तो एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। m इक्वल टू वहां पर आप -v अपॉन u कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर v और u, v क्या शो करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज की पोल से डिस्टेंस, ठीक है। सपोज कर लो ये कोई मिरर है और मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन सपोज कर लो उसकी इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। तो जो इमेज होती है वहां से पोल की डिस्टेंस कहलाती है v और जहां ऑब्जेक्ट रखी होती है वहां से पोल की डिस्टेंस कहलाती है u, ठीक है। आपने जब लेटरिंग सीखी थी ना, कैपिटल R क्या है, C क्या है, F क्या है, स्मॉल f क्या है, उसमें से ये 2 लेटर और ऐड कर लीजिए। v इक्वल टू, v क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल या फिर मिरर की इमेज से डिस्टेंस v कहलाती है, उसी तरह मिरर की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस u कहलाती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज की, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये इमेज की हाइट है, अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू नहीं है तो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, v बाय u से। यानी कि वर्टिकली अगर हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं h डैश बाय h को, तो हम इसी इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसी इमेज की ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी इसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ये बहुत सिंपल टॉपिक था। ये ट्रू मार्क्स की डिफाइन ऑब्जेक्टिव पर्पस या आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन फैक्टर आप समझ चुके हो। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो लाइट का सेकंड नेचर है, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में से रिफ्लेक्शन पढ़ा अभी तक, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में आपने ये देखा कि जब भी कोई लाइट है किसी पॉलिश्ड सरफेस या मिरर से टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा जिसमें कोई लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर इस पॉलिश्ड सरफेस से टकरा जाती है। बट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पर पॉलिश ही ना हो और ये कोई ग्लास सरफेस है या वाटर सरफेस है तो क्या होगा, तो लाइट रिफ्लेक्शन की बजाय इस मीडियम के अंदर आ जाती है। बस अगर वो सेम मीडियम में चले जाए तो वो रिफ्लेक्शन है, और अगर वो मीडियम चेंज कर दे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आ जाए तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इनके दोनों ही जो नेम है काफी सिमिलर है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन और ये टर्म है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है when a light ray travel from one medium to another medium, and in other word we can say that one optical medium to another optical medium, so it deviates its path, and this phenomenon is known as refraction of light, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, मैंने आपको कहा था कि लाइट जब ट्रैवल करती है एयर में तो एयर के पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो लाइट रेस को ट्रैवल करने के लिए कोई ऑब्स्टिकल खड़ा नहीं होता, यानी कि मैं ये मान सकती हूँ कि जैसे लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, वैक्यूम में उसकी स्पीड हमने देखी थी ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब वो एयर में मूव करेगी तो उसकी स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम यानी एकदम क्लियर रास्ता, और एयर में जाने से उस एयर के जो पार्टिकल्स है वो उससे टकराएंगे, ठीक है, वो उसके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए लाइट की स्पीड चाहे वैक्यूम में हो चाहे एयर में हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क बहुत कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर में तो लाइट इजीली ट्रैवल कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण लाइट को कोई डेविएशन नहीं मिलता, लाइट को कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन एयर से सेकंड नंबर पर अगर हम देखें वाटर, तो वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। अब वाटर के पार्टिकल बहुत पास होंगे तो क्या होगा, जैसे कोई लाइट रे वाटर के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है, तो लाइट रे एक तरह की एनर्जी, वो रेज है, वो जब इस पार्टिकल से टकराएगी तो ये पार्टिकल अपना रास्ता बदलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये बिल्कुल सीधा मीडियम, ये पार्टिकल बीच में इसके लिए ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, जिसके कारण ये सीधी ट्रैवल न करते हुए ये क्या होने लग जाती है, डेविएट हो जाती है। या इसका रास्ता सीधा होता है तो सीधा न जाकर ऊपर चले जाती है या नीचे चले जाती है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेविएट हो जाती है, सिंपल ऐसा समझिए। फिर मैं आपको समझाती हूँ डेविएट कैसे होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि मीडियम के पार्टिकल बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, इसलिए वो अपना रास्ता भटक जाती है। बस यही कंसेप्ट कहलाता है रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट जब एक मीडियम को ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जा रही है, और दोनों मीडियम ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल का मतलब है जहां से लाइट ट्रैवल कर सकती है वो मीडियम ऑप्टिकल मीडियम कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर वो मतलब इस मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो दूसरे मीडियम, बाहर वाला मीडियम था सपोज कर लो एयर था, ठीक है, और अंदर वाला वाटर था, तो एयर के पार्टिकल तो दूर दूर थे, ये एयर वाला मीडियम, यहाँ से वो सीधी निकल गई क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर थे। लेकिन जैसे ही वो एयर मीडियम से वाटर में जाती है तो वो धीरे धीरे अपना रास्ता भटकने लग जाती है, डेविएट होना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे सीधा जाना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर डेंसिटी कम है, एयर के पार्टिकल दूर दूर है, और यहाँ पार्टिकल पास पास होने के कारण उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही लाइट रे ग्लास के अंदर चली जाए तो आपने देखा होगा ग्लास के पार्टिकल तो बहुत ही ज्यादा पास पास है, टाइटली पैक्ड है। अब आप समझिए कि जैसे लाइट अंदर गई, ठीक है, तो लाइट रे जब अंदर जाएगी तो इसके अंदर घुसते ही उसे रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट रे सीधे ट्रैवल ना करते हुए धीरे धीरे अपना रास्ता भटकने लग जाती है, डेविएट होना शुरू कर देती है। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आप चाहो तो डिफाइन लिख सकते हो, व्हेन अ लाइट रे travel from one optical medium to
another optical medium, so it deviates its path, and this phenomenon is known as refraction of light. Now there is two cases. First one, when light ray travels from rarer medium टू डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर का मतलब होता है विरल माध्यम, ठीक है, जिसका मतलब होता है जहां लाइट को ट्रैवल करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, सिंपल, जिसे हम एयर भी कह सकते हैं। और डेंसर मतलब सघन, सघन मतलब बहुत ज्यादा डेंस हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, जिसके अंदर हम दोनों इंक्लूड करते हैं, ग्लास भी और वाटर भी, क्योंकि हमने अभी देखा कि ग्लास और वाटर में से ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की कम है, पर एयर के कंपैरिजन में तो दोनों ही डेंसर में काउंट होंगे, इसलिए डेंसर मीडियम में हम ग्लास को भी एज्यूम कर लेते हैं और वाटर को भी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से यानी कि एयर से डेंसर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल, हमने अभी लास्ट टाइम पे रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब हम लाइट रे ट्रेवल करके जाती है तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है वहीं से जस्ट 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसका इंसिडेंस एंगल हो गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास या वाटर में आती है, ठीक है। अब इसे कैसे जाना चाहिए था, इसे जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधे न जाकर अपना रास्ता भटक गई, डेविएट हो गई, तो ये सीधे न जाकर किस तरफ झुक जाती है, मीडियम नॉर्मल की साइड, ठीक है, दैट इज एंगल आर। यहाँ पर एंगल आर को क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पर रिफ्लेक्शन था ना, यहाँ रिफ्रैक्शन के केस में हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सिंपल। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तो दोनों ही केस में सेम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्योंकि आने वाली नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड है, अब ये लाइन, ये जो रे है, ये रे क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। जो रिफ्लेक्ट होती है वो रिफ्लेक्टेड है, ये मीडियम चेंज करके आ गई यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया रिफ्लेक्टेड रे ने, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंपल है। नाउ अगर ये रेयर मीडियम से डेंसर में आती है यानी कि एयर से ग्लास या वाटर में, तो इसे जिस तरह से जाना चाहिए था ये डेविएट होगी, डेविएट मतलब टुवर्ड्स टू दी नॉर्मल, ठीक है। वहीं केस सेकंड में क्या होता है, केस सेकंड में जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के साथ सेम एंगल आई बनेगा, और अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि ग्लास या वाटर से एयर की तरफ मूव बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो नॉर्मल है उससे दूर हट जाती है, ठीक है, यानी कि इसे सपोज कर लो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे न जाते हुए ये और दूर हट जाती है, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है जब ये डेंसर से रेयर में आती है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है, जब ये रेयर से डेंसर में आती है, और यहाँ पर डेंसर से रेयर में बढ़ जाएगा, सिंपल है। डेविएशन होता है पर किस तरह से होता है, रेयर टू डेंसर में ये नॉर्मल के क्लोज हो जाएगा, और डेंसर टू रेयर में ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के रिफ्रैक्शन होते हैं। आपकी बुक में से ग्लास स्लैब में समझाया गया है, जो मैं बता देती हूँ, बाकी पूरी प्रोसीजर सेम है। सपोज कर लो ग्लास स्लैब है और उस ग्लास स्लैब में बाहर की तरफ से कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो वो इस तरीके से डेविएट होती है, हम ये देखेंगे। ये कोई ग्लास स्लैब रख दिया हमने, यानी कि हमारे लिए तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। अब कोई लाइट रे है इस तरीके से इंसिडेंट, ठीक है। अब ये लाइट रे जब
इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर एयर थी और यहाँ पर ग्लास था, यानी कि यहाँ पर बनेगा नॉर्मल। ठीक है, ये आपका पहला नॉर्मल है, ये आपका एंगल आई हो जाएगा। अब देखो रेयरर यानी कि एयर से ग्लास में आ रही है, डेंसर में आ रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, मतलब इसे जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से सीधा, बट ये सीधा ना जाते हुए नॉर्मल की तरफ झुक गई। दैट इज योर एंगल R1, पहला रिफ्रैक्शन एंगल। अब जब ये इस तरीके से आई सीधी, तो यहाँ पर अगेन क्या बन गया, नॉर्मल। और ये एंगल R1 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, एंगल R1 हो जाएगा। अब जैसे ये इस पर आकर इंसिडेंस होती, ठीक है, तो यहाँ पर वो डेंसर से यानी कि ग्लास से अगेन कहाँ आ रही है, एयर के अंदर। ठीक है, तो ग्लास से एयर में आ रही है, यानी कि डेंसर से एयर में आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है, तो वो नॉर्मल से झुक जाएगी, यानी कि ये जिस एंगल से आई थी इसे सीधा जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, ऐसा ना जाते हुए नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, और ये आपका कंपैरेटिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रही है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार इसे जाना था सीधा। अब आप इसका ओरिजिनल रास्ता अगर ट्रेस करेंगे कि मान लो ये डेविएशन नहीं होता तो ये किस तरीके से जाती, आप चेक करो। अगर ये सीधी जाती तो हमेशा ये जो फाइनल रे निकली है उसके पैरेलल होती, यानी कि लाइट रे जाती बिल्कुल सीधा, पर डेविएट होने के कारण वो हल्का सा अपना रास्ता जो अपना ओरिजिनल पाथ है उससे थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, बट वो रहेगी हमेशा ओरिजिनल पाथ के पैरेलल ही रहेगी, है ना। यानी कि इसे हम कहते हैं डेविएशन। डेविएट होना मतलब रास्ता भटक जाना, पर इसका मतलब ये होगा कि अपना एंगल भटक जाए। वो जैसी गई है उससे थोड़ी सी शिफ्ट जरूर हो सकती है डेविएशन के कारण, पर ओरिजिनल पाथ के हमेशा पैरेलल रहेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये ग्लास स्लाइड में आपकी बुक में बताया गया था, वैसे आप जो मैंने केसेस करवाए इंडिविजुअली भी देख सकते हैं। नाउ कम ऑन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो फर्स्ट लॉ क्या होगा। फर्स्ट लॉ में हमने देखा कोई भी लाइट रे है यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, सपोज कर लो ये डेंसर से रेयर में आ रही है, तो ये नॉर्मल से दूर है, यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड लास्ट वाली कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। यानी कि फर्स्ट लॉ जब आपने देखा था all are lie on the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये आपका रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट था, बट वहां पर कितना सा डिफरेंस है, वहां पर हमने लिखा है रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के केस में, और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ दोनों की कॉमन है, सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फर्क है। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या होगा, फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की किसी भी वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ का मतलब होता है अगर कोई व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। आपको इतना पता होगा कि व्हाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन है, 7 कलर का। ठीक है, दैट इज अ विबग्योर। तो वो जो 7 कलर है उन सभी की वेवलेंथ अलग है। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी लाइट की बात करें, उन 7 कलर्स की भी बात कर ले अगर इंडिविजुअली देखा जाए, तो फॉर एनी वेवलेंथ ऑफ लाइट द एंगल ऑफ साइन ऑफ the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। ठीक है, is always constant। ठीक है, तो sin i upon sin r equal to n, where n is a constant। n क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और n की वैल्यू हमेशा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये
n12 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रही हूँ, किस लिए? पहले वाले मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं n21 लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ पर सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या शो करेगा? किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमने सुना है, अभी हमने बताया आपको कि जब लाइट की स्पीड होती है वो एयर में अलग होगी, वाटर में अलग होती है और ग्लास में अलग होती है, ठीक है। तो एयर में उसकी स्पीड अलग होती है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम की जो डेंसिटी होती है, उस डेंसिटी के कारण जो लाइट रे है वो कितने, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले एयर में बहुत जितनी फास्ट वो मूव करके आ रही है, जैसे ही वो ग्लास या वाटर के अंदर गई तो उसकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को ट्रैवल इतनी फास्ट नहीं करने देंगे, उसके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? एक क्लीन वे में हम कहें तो सीधी सीधी लाइट की जो स्पीड होती है पर्टिकुलर मीडियम है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर n21 लिखा है यानी कि लाइट पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब वो पहला डेंसर भी हो सकता है या रेयर भी हो सकता है। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? साइन आई बाय साइन आर से, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता चलेगा? जब हमें ये पता चलेगा कि लाइट किस एंगल से इंसिडेंस हुई और किस एंगल से रिफ्रैक्ट हुई है, उसकी साइन के साथ वैल्यू लेकर हम उसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसे? स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आप रिफ्रैक्शन तक समझ लीजिए।